बिहार में चुनाव है, पूरे देश में चर्चा है, लेकिन इस बार एक अलग चर्चा भी है। जिस तरह से राजनीति को महंगा राजनीति, पैसा, धन, बल बना दिया गया, जूते घिस जाते हैं, और खासकर एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टियों से, उस लकीर को इस बार भाकपा माले ने तोड़ा है। वो हर जगह युवाओं को आजमा रही है। वैसे युवा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हैं, जिन्होंने लाठियां खाई हैं और जिनकी एक सामाजिक समझ भी है। ऐसे ही एक कैंडिडेट हैं डुमराव से, संदीप कुमार नाम है उनका, अजीत कुमार, माफ़ कीजिएगा, अजीत कुमार नाम है उनका, और कॉलेज से निकले हैं, युवा है, आप कैमरे में देख रहे हैं। कितनी उम्र है भाई साहब आपकी? मेरी उम्र है 34। अच्छा, पीएचडी किया है आपने जी। और कब से राजनीति में थे? राजनीति में मैं बीए पार्ट 1 से हूँ, लगभग 2006 से। सोचिए, आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले, जो गठबंधन है लेफ्ट का, महागठबंधन जिसको बिहार में कह रहे हैं, उसके कैंडिडेट हैं। मतलब उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, पार्टी कैंडिडेट बनाएगा। उम्मीद का क्या है, हम लोग दरअसल कंटिन्यू पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और हमारी पार्टी हमेशा ही युवाओं को तरजीह देती है, इसलिए उम्मीद तो हमेशा ही युवाओं को रहती है। अजीत, क्या लगता है बिहार का चुनाव जो हो रहा है, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, एजेंडा नहीं बन पा रहा है, विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी अगर अजीत पटना विधानसभा पहुंचते हैं? देखिए, हमारी प्राथमिकताएं हैं युवाओं के लिए उनके साथ खड़ा होना, क्योंकि आज सबसे बड़ा संकट युवा झेल रहा है। उसके सामने रोजगार के सारे जो अवसर थे उसको ख़त्म कर दिया गया। मोदी जी ने पहले ही वादा किया था कि सबको नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी दिया नहीं। नौकरी तो नहीं ही दिया, उल्टे नौकरी देने वाले जितने संस्थान थे उनकी उसकी बिक्री शुरू हो गई है। इससे नौजवानों के माथे पे चिंता की लकीरें और भी गहरी होती जा रही हैं। तो सबसे पहले तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम उस युवा तबके के साथ कम से कम खड़ा हों, उसको विश्वास दिलाएं कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं और आपके रोज़गार के सवाल पे हम लड़ेंगे और आपको रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सवाल है, आप देख लीजिए कि शिक्षा व्यवस्था, जहाँ गरीबों को शिक्षा मिलता है वो स्कूल बर्बाद हो चुका है, जहाँ गरीबों का इलाज होना चाहिए वो अस्पताल बर्बाद हो चुका है। तो ये सारे इश्यूज हमारे लिए हैं और बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत अभी है, उसको हम लोग काम करेंगे। ये एक धारणा बना दी गई है, टुकड़े टुकड़े गैंग, एक धारणा बना दी गई कि लेफ्ट मतलब बंदूक, नक्सली। इस धारणा को कैसे तोड़ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, अब ये कोई धारणा है नहीं। लोग जो कह रहे हैं उसको कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। लोग जानते हैं कि लेफ़्ट के लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि लेफ़्ट के लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि जहाँ भी संवैधानिक मूल्यों पर हमले होते हैं वहाँ लेफ़्ट खड़ा होता है। उनको मालूम है कि रोज़गार के लिए जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ अभी देश के अंदर हुई है उसके लिए लेफ़्ट खड़ा था। उनको मालूम है कि जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को ख़त्म करके देश की सरकार एनआरसी और एनपीआर ला रही थी, सीएए ला रही थी, उसके खिलाफ लेफ़्ट बहुत मजबूती के साथ अपने पूरे आधार के साथ खड़ा होकर लड़ रहा था। तो लेफ़्ट की ये नई पहचान बनी है पूरे देश में और इसी पहचान के साथ लेफ़्ट आज असर्टिव है और वह असर्ट भी कर रहा है इस इलेक्शन में। अजीत, मैंने आपसे पूछा था कैटेगरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है। बिहार में, भारत में जाति से इतर कुछ होता नहीं है। आपकी पार्टी जाति के विमर्श को अब डिस्कोर्स में लाने लगी है, पहले नहीं लाती थी। मेरी कविता से बात होती है, कई बार भट्टाचार्य जी से भी बात हुई। आपके लिए क्या लगता है, जातीय व्यवस्था को तोड़ना मुश्किल है, और जो जाति को लेकर जो बहस है उसको कैसे आप लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ जो पीड़ित है उसकी जाति है? देखिए, जाति व्यवस्था तो यहाँ है। जाति दरअसल आदमी की आइडेंटिटी है। आपको कोई किसी नाम से पहचानना है तो उसके साथ आपकी जाति को जानना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, खासतौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में। तो ये एक आइडेंटिटी है। इसको आप देखिए कि सामाजिक तौर पर भी जो हम लोग को रिजर्वेशन में मिला, उसमें ऐसी ही जातियाँ शामिल थीं जो सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़ी थी। और जो जातियाँ सामाजिक तौर पे पिछड़ी हैं, आप उसका सर्वे कराएंगे तो मैक्सिमम लगभग 95% ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तौर पर भी पिछड़े हैं। इसलिए उनका एक बहुत बड़ा वर्ग समुदाय है। आपने कहा बिहार यूपी में, मुझे लगता है बिहार यूपी में जाति को लेकर लड़ाई होती है, बाकी जातिवाद सबसे ज़्यादा गहरी पश्चिम बंगाल, केरल, देश के तमाम राज्यों में। हाँ बिल्कुल, तमाम राज्यों में। डिस्कोर्स में नहीं है। हाँ, डिस्कोर्स में नहीं है, यहाँ डिस्कोर्स में है, तो जहाँ डिस्कोर्स में होगा वहीं तो बातें होंगी। तो अच्छा, आरक्षण पर क्या एजेंडा रहेगा आपका? रिजर्वेशन पर मेरा साफ एजेंडा है कि जो संविधान जिस तरीके का आरक्षण कह रहा है, सामाजिक रिजर्वेशन, सोशल जो रिजर्वेशन है वही होना चाहिए। एक सवर्ण पत्रकार आपसे पूछ रहा था कि लेफ्ट जीत जाएगी तो लोग की फसल नहीं कट पाएगी, आप लोग खेतों पर कब्जा कर लेंगे। ये गलत सवाल ही गलत था। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है और हमने कभी ऐसा किया ही नहीं है। ये गलत बात है, ये आरोप ही गलत है। इसका आपने उनको कहा कि जो सरकारी जमीन है उसका वर्गीकरण? नहीं, हमने कहा और क्यों नहीं कहेंगे। मान लीजिए कि देश में, बिहार में इतनी ज़मीनें हैं, अगर गरीब जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें दे दी जाएँ तो बताइए क्या उनका विकास नहीं होगा? स्वाभाविक तौर पर उनको इस स्टैंड पर आप कायम रहेंगे? जो अजीत से मैं बात कर रहा हूँ, क्या इस देश के नेताओं में अभी तक तो कोई एस्टेब्लिश लीडरशिप में औकात नहीं है
कि कांसीराम ने एक नारा दिया था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, मतलब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो गरीब तबका है। क्या ये सब बातें करने की सलाहियत है आज के चुनाव के समय में? जो लेफ्ट भी है वो भी आजकल जो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स है उसको करे, जो गरीब की बात है, लाचार की बात है, बेबस की बात है, जिसके पास ज़मीन नहीं। इस देश में बिहार में किसी भी एससी एसटी ओबीसी के पास ज़मीन नहीं है। 2 बीघा आपके पास, 1 बीघा ही आपके हिस्से में ज़मीन है, उसके पास वो भी नहीं है। क्या इस डिस्कोर्स को बढ़ाया जा सकता है या राजनीति इसको मजबूरी में दबा देती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिस्कोर्स है और आगे भी रहेगा। अभी जब हम लोग घूमते हैं तो मुसहर टोलियों में जाते हैं, अभी अभी हम सुबह ही गए थे, तो उनके रहने का कोई जगह नहीं है, उनका व्यवस्था तो होना ही चाहिए, तो उनको कैसे व्यवस्था करेंगे? इसी सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम गरीबों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। हमने कहा कि भाई 3 डिसमिल क्यों दीजिएगा, 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। और बहुत हास्यास्पद बात है, जब हमारे 3 एमएलए जो हैं असेंबली में बिहार में, उन्होंने इशू उठाया तो नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत ये लोग मजाक करते हैं, हमारे बिहार में ज़मीनें कहाँ हैं, है ना, लेकिन बिहार में ज़मीनें तो हैं, वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग जिनके रहने का घर नहीं है? ये सवाल, ये बहसें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। संदीप, मेरा इंटरेस्ट, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज से निकले हैं, एक दो और बातों में ये सब होती रहेगी। अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। हम लोग तो बहुत ग्रामीण परिवेश से आए थे, बहुत निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से, इसलिए हम लोग तो गांव में ही पढ़ाई हमने हमारी पूरी हुई मैट्रिक तक। इसके बाद हम लोग जैन कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया यूनिवर्सिटी से, और वहीं से उच्च शिक्षा हासिल की, पीएचडी भी वहीं से किया है। कॉलेज में जा सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, ये सामाजिक आंदोलन का रास्ता घर वाले दबाव दिए होंगे कि सब कहाँ पढ़े हो? नहीं नहीं, ये दरअसल देखिए, हम लोगों जैसे युवाओं के लिए एक बड़ा संकट है, और मैं रोज़ जाता हूँ तो कैंपेन में, भाषणों में ये कहता हूँ नौजवानों से कि हम लोग इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं। हमारा ये है कि हम जब भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो हमें खींचा जाता है। आप, हम जब भी जैन कॉलेज में पहली बार जब झंडा उठाए तो हमारे पड़ोसी ने पिताजी से कहा कि भाई तार लड़का था, पैसा बर्बाद कर रहा था, कहाँ भेज देने बड़ा। तो इस तरीके का एक डिस्कोर्स हमारी सोसाइटी में हम लोगों को लेकर के है, लेकिन उसको तोड़ करके हम लोग निकले हैं, और हम समझते हैं कि लोगों को तोड़ना होगा। हम लोग क्या कहेंगे उन युवाओं को जो लाखों करोड़ों नेशनल दस्तर की व्यूअरशिप है, 1 करोड़ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं अब तक, क्या कहेंगे जो आपके तरह सड़कों पर हैं? और आजकल तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आप युवा हैं तो राजनीति भी नहीं कर सकते हैं, जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं तो सबसे यही मेरा मैसेज होगा, संदेश होगा कि आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहना होगा। एक्टिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चुनाव लड़ें। एक्टिव होने का मतलब कि सारा ज़िंदगी का काम करते हुए आप राजनीति में कम से कम दिलचस्पी तो लें। हमारा युवा दिलचस्पी ही नहीं ले रहा है। आप जाकर पूछिएगा, हम लोग जाते थे लॉज में कैंपेन करने, लड़कों से पूछते थे कि भाई चलो तुम्हारा फ़ी बढ़ गया है, आंदोलन करना। बोले कि ना भैया, हमारा पढ़े के बा। अरे भाई, तो पढ़ के क्या करवा? सरकार जब पूरा रेलें बेच दी, उसी रेल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा तो रेल बेच दिया, तो पढ़ लिख करके भी क्या करेंगे? तो हम लोग ये जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपकी राजनीति ही तय करता है, इसलिए राजनीति में बेरोजगारी पर 5 ऐसे काम गिनाइए जो नीतीश मोदी को नहीं करना चाहिए था। लगता है हम टीचर बन गए। टीचर बनने का सवाल नहीं है, 5 क्या हो, 10 गिनवा जा सकता है। एक तो उन्होंने रेल को बेच दिया, सारे संस्थानों को बेच दिया, एक यहाँ सारे नौकरी को ठेका पर दे दिया, बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसी को उन्होंने सामने ला दिया, जिनकी भी उन्होंने बहालियाँ की, जैसे रसोइया की बहाली की, आशा कर्मी, तो उनको बहुत कम पैसे देते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेरोजगारी का सवाल है। तो बेरोजगारी के समय तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा संकट है। नहीं, 5 ऐसे बड़े काम जो नहीं करना चाहिए था मोदी जी को, या ये सब? तो 5 काम तो यही है ना, मान लीजिए कि एक तो संस्थानों को नहीं बेचना चाहिए। अच्छा, एक ईमानदारी से सवाल पूछिए। मैं जितने आरजेडी के समर्थकों से, जिसकी पॉलिटिकल नैरेसिंग लालू यादव से होती है, वो सब लोग जो राष्ट्रवाद है, जो जातिवाद है, जो कास्टिज्म है, उसके खिलाफ बात करें। भाकपा माले के जो सवर्ण मतदाता है, जो सब, चूंकि इसके हार्डकोर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सवर्णों के हाथ में, क्या वो राष्ट्रवाद और खासकर सवर्ण जातिवाद से वो वोट सपोर्ट कर रहे हैं? आप ईमानदारी से बताइए। बिल्कुल करेंगे। देखिए, दरअसल जो लेफ्ट में होता है ना, वो सवर्ण नहीं होता। आपको तो डिकास्ट होना पड़ता है और डिक्लास भी होना लेकिन पड़ता लोग कहते हैं कि बिल्ली कहाँ दही की रक्षा कर पाती है, भूख लगेगी खा जाएगी, वो दिखावा कर सकती है। है। पता नहीं, अब ऐसा तो मेरा पश्चिम बंगाल में ज्योति बाबू रहे, वहाँ ओबीसी आरक्षण कभी लागू ही नहीं होने दिया। क्या ये सब गलतियों पर मैं ये सीताराम येचुरी हूँ या आपके प्रकाश करात, इन सबसे मैंने पूछा है ये सवाल राजा जी से। डी राजा पहली बार एक दलित हैं जो आपके पार्टी में सबसे सर्वोच्च पद पर पहुँचे, तो ये डिस्कोर्स तो आपके यहाँ शुरू हुआ है। खैर, आप युवा हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, पॉलिटिकल होइए। और अजीत पर पूरे देश की नज़र है, सोशल मीडिया के सबसे ज़्यादा लोग इन पर सर्च कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं जब दिल्ली से निकला था तो मुझे कहा गया था कि अजीत का जरूर इंटरव्यू कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अजीत बहुजन हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, लंबा इन्होंने कॉलेज के लाइफ में ही उस दर्द को चखा होगा। और भाकपा माले का शुक्रिया कहिए जिन्होंने ऐसे युवाओं को टिकट दिया है। और अब बड़े गठबंधन में है, विनिंग कॉम्बिनेशन में उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं,
तो राजनीति में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको बताया जाता है कि सब पैसे का खेल है। ताकत तो दिखाइए, संघर्ष तो कीजिए, आप हो सकता है अगला अजीत आप हों। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, डुमराव, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।